तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिज़ीज़ कंट्रोल में लास्ट है, ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। अब जब एक बंदा बीमार हो जाता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट जो है वो उसकी ड्रग ट्रीटमेंट होनी है या उसकी जीन थेरेपी होनी है, जो भी ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके वो यूज़ करके उसका इलाज किया जाएगा। अब एक बंदे ने बहुत कोशिश की है कि वो बीमार ना हो, लेकिन फिर भी वो बीमार हो गया, तो नेक्स्ट क्या है उसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं दीज आर द केमिकल ड्रग्स विच आर गिवन टू द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम अ इलनेस। कोई भी ऐसी इलनेस जो बैक्टीरियल इलनेस है, वो सफ़र कर रहा है, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। सो एंटीबायोटिक्स एज द नेम सजेस्ट कि ये बायोटिक यानी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग, उनके ये खिलाफ जो है वो अपना इफ़ेक्ट करती हैं और ट्रीटमेंट करती हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स के अलावा एंटीवायरल ड्रग्स हैं होती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, तो ये सारे जो हैं वो ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये तो एक तरीका है कि बीमार होने के बाद आप उसका इलाज शुरू करें। दूसरा है जो है वो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी जो है इसमें केमिकल यूज़ किया जाता है। ये कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, ये आपको एक और चीज़ टेक्निकली बताऊं, नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स की ही कीमोथेरेपी होती है। एक्चुअली ये जो एंटीबायोटिक्स या कोई भी केमिकल ड्रग है ना, उसकी जो है उसका किसी भी मतलब पेशेंट को जिसको आप कोई केमिकल ड्रग दे रहे हो उसके इलाज के लिए, तो वो आप उसकी कीमोथेरेपी कहते हैं। अब ये थेरेपी का वर्ड क्यों यूज़ होता है कि जब आप ट्रीटमेंट जो है वो इंटरवल्स में करते हैं ना, यानी रेगुलर इंटरवल्स में, एक दिन आपने ये वाली डोज दी, दूसरे दिन सुबह या शाम, इस तरीके से एक हफ़्ता आपने मेडिसिन लेनी है, 2 हफ्ते लेनी है, 1 माह तक आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, तो इसको हम बोलते हैं थेरेपी करना। ठीक है, तो कीमोथेरेपी मींस कि आप इलाज जो है वो केमिकल्स की मदद से आप इलाज कर रहे हैं। ठीक है, यानी केमिकल ड्रग्स की मदद से। सो कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट की भी होती है। तो कैंसर जो पेशेंट है उसको हम उसका भी हम इलाज जो है वो ड्रग्स से करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जिस एरिया में कैंसरस रीजन है, कैंसरस सेल हैं, उस एरिया में वो जो केमिकल ड्रग है वो उधर इंजेक्शन के ज़रिए डाल दी जाती है, और वो जो केमिकल है, वो केमिकल एजेंट जो है वो कैंसर सेल्स को भी डैमेज करता है और नियर बाय जो सराउंडिंग सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको भी डैमेज करता है। तो डॉक्टर्स दे आर वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस कीमोथेरेपी टेक्निक, बड़े वो सिक्योर तरीके से इसको यूज़ करते हैं। देन कम्स रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी नाम से ही जाहिर है कि रेडियो मतलब रेडिएशंस, ठीक है, और थेरेपी मतलब एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी जो कैंसर का पेशेंट है उसको रेडियोथेरेपी की जाती है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। उसके ऊपर क्या किया जाता है, रेडिएशन जो हैं वो सर्टन रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन जिनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं, उन रेडिएशंस को डाला जाता है। अब ये रेडिएशंस जो हैं वो कैंसर सेल, फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल सेल एंड दिस इज़ कैंसरस सेल। अब ये कैंसरस सेल हो या नॉर्मल, ये रेडिएशंस इन दोनों सेल्स को ही डैमेज करती हैं। ठीक है, मतलब रेडिएशंस इनके डीएनए को या इनकी जो प्रोटीन्स हैं जो उनको क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं। रेडिएशंस जो हैं उनमें म्यूटेशंस कर देती हैं। अब इस तरीके से कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी से भी होता है। क्योंकि ये दोनों तरह के सेल्स को, नॉर्मल और कैंसर सेल दोनों को डैमेज करने की सलाहियत रखती हैं रेडिएशंस जो हैं, तो इनको भी बड़े सोच समझ के जो है वो टारगेट एरिया पर फोकस करके इनकी थेरेपी की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट, ये तो आपको पता चल रहा है कि बायोलॉजी का मेडिकल फील्ड में किस तरीके से बीमारियों से लड़ने का जो है वो सिलसिला जारी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इलाज का एक लेटेस्ट तरीका है, वो है जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी नाम से ही जाहिर है कि आप इलाज करते हैं जीन्स की मदद से। मतलब एक बंदा है, फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन है
और वो डायबिटिक है। डायबिटिक मीन उसे शुगर है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल उसका एलिवेटेड रहता है, और ये फॉल्ट उसमें बिकॉज ऑफ द इंसुलिन है, यानी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही। इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, जो इंसुलिन का जीन है ना, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, वो फॉल्टी है आइदर, या वो कम्प्लीटली डिसफंक्शन है, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। तो अब क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट का, ऐसे ह्यूमन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जीन थेरेपी से। क्या किया जाता है कि हेल्दी जीन जो है, किसी हेल्दी पर्सन से हेल्दी जीन जो है वो लिया जाता है। लेट सपोज इंसुलिन, चूँकि हम बात इंसुलिन की कर रहे हैं, ये हेल्दी जीन ऑफ इंसुलिन जो है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग और जितने भी वो जीन की टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इस हेल्दी जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाता है इस ह्यूमन बीइंग की जीनोम के अंदर, उसके जीन्स के अंदर। और इस तरीके से जब ये हेल्दी जीन ह्यूमन जीनोम में चला जाएगा तो वहाँ वो एक्सप्रेस होगा, और इस तरीके से ये ह्यूमन अपनी नॉर्मल इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से इसकी जो डायबिटीज़ का जो है वो इलाज जीन थेरेपी से जो है वो किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है इलाज का, जिसे कि हम जीन थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और टेक्निक है क्लोनिंग। क्लोनिंग में एक टर्म यूज़ हुई है यूजेनिक एम्स। क्लोनिंग, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक सेल को उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करनी, वो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ठीक है, और उसे क्लोनिंग बोलते हैं, या किसी एक सेल की या किसी एक ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करना, ठीक है, विद इन नो टाइम, बहुत कम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में करना, इसे क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। अब यहाँ यूजेनिक एम जो है, क्लोनिंग की मदद से साइंटिस्ट यूजेनिक एम्स हासिल करते हैं। ये यूजेनिक एम्स क्या हैं? यानी यूजेनिक एम्स का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी के जो है वो मकासद के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्लोनिंग का काम करना, ठीक है, अपनी पसंद की प्रोडक्ट बनाना, अपनी पसंद की जो वो कोई डिज़ायरेबल चीज़ बनाना, डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म बनाना, डिज़ायरेबल सेल बनाना, ठीक है, सेल प्रोडक्ट्स लेना, ये सारा जो है ये यूजेनिक्स में आता है। और इस वक्त ये बड़ी इन चीज़ है, मतलब ये बायोलॉजी में प्रैक्टिकली जो है जितना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, इतना किसी और फील्ड में शायद ही कभी हुआ हो। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर, ये सारी टेक्निक्स, इसी तरह ये जीन थेरेपी अभी जो मैंने पढ़ाया, ये सारे जो मेथड्स और मेथडोलॉजीज़ हैं, और इस तरह बहुत कुछ है जिसको हम फर्दर चैप्टर्स में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ तक यूजेनिक्स जो है वो क्लोनिंग से। अब क्लोनिंग होती कैसे है, ये एक सिंपल सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्लोनिंग किस तरीके से की जाती है। सपोज़ हमारे पास यहाँ एक सेल है जो है, फ़र्ज़ करें ये एक ऑर्गेनिज़म का सेल है, और सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? डोनर सेल है। डोनर कहते हैं जो अपनी चीज़ किसी को दे, डोनेट करे। अब यहाँ एक रिसिपिएंट सेल बनाने लगा हूँ, ये रिसिपिएंट सेल है एंड इट इज़ एन एग सेल। ये एग सेल है और ये रिसिपिएंट है जो रिसीव करने वाला सेल है। सो डोनर सेल जो है ये नॉर्मल, डोनर जो है ये नॉर्मल सोमैटिक सेल है, यानी ये जो है ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल है। जबकि ये एग सेल जो है ये हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल है, और ये इसे जर्म लाइन सेल भी बोलते हैं या जर्म सेल भी बोलते हैं। अब क्या होता है क्लोनिंग की टेक्निक में, हम चाहते हैं कि ये जो डोनर सेल है ना, फ़र्ज़ करें ये किसी शीप का सेल है। फ़र्ज़ करें ये मैंने अपनी तरफ से ये एक एनिमल बनाया, ठीक है, ये एक गोट कर लें या एक शीप कर लें, ठीक है। ये एक फ़र्ज़ करें गोट का सेल है, ठीक है, या ये एक शीप का सेल है, एक भेड़ का सेल है। तो हमने एक सेल लिया, उसके अंदर ये उसका डीएनए, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, हमने क्या काम किया, हमने इस सेल के अंदर से इसका न्यूक्लियस निकाल लिया। ये निकाल लिया जी, ये न्यूक्लियस, ठीक है, किसके? इस भेड़ या इस बकरी के सेल में से हमने न्यूक्लियस निकाल के ये बाहर रख लिया, ठीक है। और अच्छा, एक मिनट ज़रा,
तो हमने इस जो है वो इस एक सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस निकाल के बाहर रख लिया। अब दूसरी तरफ हमारे पास ये एग सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने क्या काम किया, इसका न्यूक्लियस इसमें से निकाल के, ऐसे निकाल के हमने ऐसे बाहर निकाल लिया ये। सो एग का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको n के साथ लिखते हैं। जबकि जो एक सोमैटिक सेल होता है, जैसे ये मैंने लिखा, ये सोमैटिक सेल है, इसका जो DNA होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। जबकि एग सेल हैप्लॉइड सेल है, इसमें 1 सेट क्रोमोसोम्स का। तो मैंने एग सेल का भी न्यूक्लियस निकाल लिया और इस सोमैटिक सेल का भी न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास ये वाला न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है, ये बाहर है। अब ये अगर मैं देखूं तो ये जो एग है ये अंदर से अब एम्प्टी होगा, यानी इसके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से ये वाला न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस मैं इसमें ऐसे डाल दूँगा, ठीक है। इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, टूल किट्स होती हैं जो ये सारा प्रोसेस करती हैं, काम करती हैं। तो मैंने ये न्यूक्लियस डाल दिया। अब देखिए ये है तो एग सेल, लेकिन इसमें फॉरेन DNA है, फॉरेन DNA यानी इस गोट या शीप का डोनेटेड DNA है। तो ये DNA यानी न्यूक्लियस, तो ये 2n न्यूक्लियस। तो अब है ये एग सेल, बट ये 2n है। अब 2n एग सेल जो होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, वो एक फर्टिलाइज्ड सेल होता है, फर्टिलाइज्ड सेल, यानी एज सच अज्यूम कर लें अब इसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब ये एग सेल नहीं है, बल्कि एक ये आर्टिफिशियल जाइगोट है। क्या है, एक जाइगोट है। अब जाइगोट जब बन गया तो अब अगर इस जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होगी तो इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इस एम्ब्रियो से आगे फर्दर एडल्ट बनेगा। मेरा यहाँ क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग सेल जब एम्ब्रियो से एडल्ट में शिफ्ट होगा, यानी इसकी आगे एडल्ट फॉर्मेशन होगी, तो ये एडल्ट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसी डोनर गोट के जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि इसी गोट का ही हमने DNA यूज़ किया था और इसी के सारे क्रोमोसोम्स और इसी के सारे जीन्स थे। सो दैट इज़ वाई दीज जीन्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस एडल्ट गोट। तो स्टूडेंट ये तो था एक सिंपल प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। इसके बाद जी हमारे पास आ जाकर के ये सारा कुछ हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। अब क्लोनिंग का प्रोसेस जो है ना, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि साइंटिस्ट इस बात, क्लोनिंग तो पॉसिबल है, किसी भी जानदार की ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मॉरली और एथिकली, और कह लें आप मॉरली और सोशली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे कि आप ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते। आप क्लोनिंग किसी जानवर की कर सकते हैं, ठीक है, जैसे घोड़ों की क्लोनिंग कर सकते हैं उनकी अच्छी रेस लेने के लिए, अच्छी नस्ल लेने के लिए, लेकिन आप इंसानों के ऊपर क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्यों? इंसानों के ऊपर क्लोनिंग की वजह से बहुत से मॉरल एंड सोशल इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं, जो कि क्रिमिनल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल जब ट्विन्स होंगे, एक बंदे की एक से ज़्यादा 20-25 कॉपियाँ होंगी, तो वो अगर वो क्राइम करेगा तो वो हो सकता है जिसे कहते हैं कि कल्प्रिट ना पकड़ा जाए, जो दूसरा बेकसूर है उसकी पकड़ हो जाए। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और देयर आर अदर सर्टन प्रॉब्लम्स एज वेल, उनको देखते हुए ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। कोई भी ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो उसको एंटरटेन नहीं करता। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो था हमारा ये जो है वो सबक आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।